किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। बात तो सही है। वैचारिक तौर पर हमने उदारता दिखाई है और मेरी इस उदारता को कोई मेरी कमज़ोरी समझे तो मैं समझता हूँ कि नादानी होगी। अब वोटों के बिखराव का जिम्मेदार कौन है और सेकुलर वोटों को समेटना कौन चाहता है, दोनों की तस्वीर सामने में जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से एमआईएम ने महागठबंधन से अपील की कि महागठबंधन एमआईएम को भी अपने इत्तेहाद में शामिल करे, एमआईएम से भी गठबंधन करे, लेकिन आरजेडी ने बाकायदा ये कहा कि एमआईएम चुनाव ही नहीं लड़े बल्कि वो मदद करे कहीं ना कहीं महागठबंधन की। ये कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ेगी और एक पार्टी की मदद करेगी। तो कई तरह के सवालात जो है बिहार में जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब से। अभी हम रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। आप जानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है और माइनॉरिटी की एक बड़ी आबादी है। 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। ऐसे में हर सियासी पार्टी की नज़र अक़लियती वोटों पर रहती है। उसमें एमआईएम को अगर लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम मसाइल के ऊपर बात करती है, हालांकि एमआईएम इस बात को नहीं मानती है। चुनाव के दरमियान में ये भी कहा जाता है कि महागठबंधन को हराने के लिए एमआईएम आई है, बीजेपी की बी टीम है, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन उन तमाम सवालों को एक झटके में ही एमआईएम ने इस बात से ख़त्म कर दिया कि वो खुद ही महागठबंधन से रुजू की, राब्ता कायम की कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। अब तो जाहिर है ये सवाल अब नहीं बनेगा कि एमआईएम जो है महागठबंधन को चुनाव हराने के लिए जो है मैदान में जा रही है। तो ये सब सवाल हैं और इन तमाम बातों पर आज हम मिलने जा रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब से। जाहिर है ये एक ऐसा सवाल है कि लोगों के जहन में है कि आखिर एमआईएम के साथ गठबंधन करने में महागठबंधन को क्या परेशानी हो रही है, क्यों गठबंधन के सवाल को लेकर जो है खामोशी है। अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें आ रही है कि वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन लीडरशिप का सवाल जब आता है वहाँ कहीं ना कहीं जो वोट लेने वाली पार्टियां हैं वो खामोश रह जाती हैं और लीडर बनाने की बात पर या लीडरशिप की बात पर जो है खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। तो हम पहुँच गए हैं अख्तरुल ईमान साहब के घर पे। ये अख्तरुल ईमान साहब का ये घर है जहाँ पे इनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये सब पैगाम करना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में तमाम सियासी पार्टियों की नज़र एमआईएम पर है और लोगों की नज़र भी एमआईएम पर है। आपने देखा कि अभी एमआईएम ने एक कोशिश की कि महागठबंधन के साथ एमआईएम का इत्तेहाद हो जाए, महागठबंधन एमआईएम को अपने साथ ले ले ताकि वोटों का डिवीज़न न हो। हमारे साथ हैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। हर मुद्दे पर बेबाक बोलते रहे हैं। इस सवाल के बारे में अगर जानना चाहें कि लोगों की नज़र भी एमआईएम पर है और सियासी पार्टियों की नज़र भी एमआईएम पर है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जहाँ तक सबों के नज़र में रहने की बात है तो मायूसों, महरूमों, वंचितों और शोषितों, पीड़ितों की उम्मीद के तौर पर हमकी नज़र में है। जो सेकुलर वोटों को लेकर अपने कॉम्युनल एजेंडे को स्थापित करते रहे हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की हिस्सेदारी की बात करते हैं और गद्दी में बैठने के बाद भूल जाते हैं, ऐसे लोगों की जो नज़र है वो हम पर पैनी नज़र है। चूँकि मैंने आकर यहाँ पर पहरेदारी का काम किया है। इस वक्त जो मैं असम्बली के अंदर में हूँ तो आप देखेंगे एक तरफ हुक्मरान जमात है और एक तरफ मुखालिफ जमात है। मैं अक्सर मजाहन कहता हूँ कि भाग कर किधर जाऊँ इस सियासी जंगल में, एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। तो मैं दरिंदे और शिकारी के दरमियान में हूँ, तो सबकी नज़र मेरे ऊपर होनी चाहिए और ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मामला ये है कि गठबंधन के ताल्लुक़ से, इसे आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, बड़े पत्रकार हैं, बाखबर पत्रकार हैं और सत्य पर आधारित पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं कि आप इस बात के साक्षी हैं कि पिछले दिनों में बिहार में 70 सालों के बाद, 75 सालों के बाद दलित मुसलमानों के दरमियान में एक पॉलिटिकल पार्टी उभर कर सामने में आई
12 साल की बाँझ औरत को बच्चा हो और उसका बच्चा कोई छीन ले तो कैसा लगेगा। ठीक उस तरह से हुआ कि हमारे 4 लोग छीन लिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि इस वक्त में सेकुलर वोटों का विभाजन न हो, उसकी वजह से हमने महागठबंधन को पत्र लिखा है, उससे आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है, गुजारिश भी किया है। ये निज हित के लिए नहीं, वजारत तो पाँव के चोट पे रहता है मेरा, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ ये है कि उर्दू का एक बड़ा मकबूल शेर है कि किसको ये फ़िक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मुझे कारवां के बारे में मैं फ़िक्रमंद हूँ और कुछ लोग सरदारी के बारे में फ़िक्रमंद हैं। मैं उन सरदारों से कहना चाहता हूँ, कारवां बचेगा तो सरदारी बचेगी, कारवां न बचेगा तो सरदारी भी न बचेगी। कारवां के बारे में सोचो। और मैं इस तकलीफ़ के बावजूद भी बिहार के सेकुलर वोटों के बिखरने के नतीजे में ही सांप्रदायिक शक्तियों को यहाँ आने का मौका मिला है। तो उधर से अभी तक कोई जवाब आप लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों की और एक कोशिश बात जारी मुझे है। कह लेने दीजिए कि बिहार में काफ़ी देर हो गई है। बिहार का जो सौहार्दपूर्ण माहौल था, बिहार में जो सामाजिक समरसता थी, ये कहीं ना कहीं मिटती चली जा रही है। नई नस्ल के जहनों पे नफ़रत के इतने बारूद भर दिए गए हैं कि कभी भी कोई चिंगारी कहीं लगे तो बड़ा ज्वालामुखी हो सकता है। तो इसलिए सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमने अपने वैचारिक तौर पर हमने उदारता दिखाई है। और मेरी इस उदारता को कोई मेरी कमज़ोरी समझे तो मैं समझता हूँ कि नादानी होगी। तो मैं अकेले लड़ने पर तैयार हूँ, सक्षम हूँ, गठबंधन बनाने में सक्षम हूँ, लेकिन बिहार के भविष्य के लिए हमने मशवरा दिया है। मशवरा कबूल करते तो अच्छी बात, न भी करते हैं कबूल तो अच्छी बात। मेरा रास्ता कौन रोक सकता है। तो कम से कम ये लोगों के जहन में और लोगों के सामने ये तस्वीर तो साफ़ हो गई है कि अब लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई MIM आएगी तो बीजेपी जीतेगी और महागठबंधन के उम्मीदवार हारेंगे। ये सवाल तो अब नहीं होगा। आप लोग खुद ही चाह रहे हैं कि मैं मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इस फरियाद को आप लोगों ने बिहार के 13 करोड़ जनता तक पहुँचा दिया है। अब वोटों के बिखराव का जिम्मेदार कौन है और सेकुलर वोटों को समेटना कौन चाहता है, दोनों की तस्वीर सामने में जा रही है ना। मैं आदरणीय लालू जी का मान और सम्मान करता हूं, समाजवादी नेता रहे हैं, मुझे उनसे उनकी टिप्पणी का मुझे इंतज़ार है। आया वो कबूल करते हैं या नकार देते हैं, है ना। मुझे याद है कि जब मैं 5 आदमी जीत के आया था तो आदरणीय लालू जी ने मुझे कहा था तुम कहाँ हो, आ जाओ। मैंने कहा सर चूँकि आप मेरे सम्मानित नेता हैं, मैं बैरिस्टर सुनील ओवैसी साहब के सिंबल पर जीता हूँ, सर एक मतलब पूछ लेने दीजिए मुझे। और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि बिला शर्त आप लालू जी के साथ जाइए, कोई शर्त नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, आप साथ दीजिए। हम लोग सेकुलर लड़ाई लड़ते हैं, सेकुलर विचारधारा को हम लोग तकवे देते हैं। और ये 5 साल में बिहार की असम्बली को दरो दीवार गवाह होगी कि हमने हमें से जो हुक्मरान जमात है उसका मैं आलोचक भी रहा और जहाँ तक अपोजिशन के लोगों ने सच्चाई पर आधारित बहस की है मैं उसका समर्थक भी रहा हूँ। तो इनके इलेक्शन में भी मैं इनके साथ रहा हूँ। तो अब आदरणीय लालू जी का जैसा आदेश होगा तो वो तो हमेशा लालू जी कहते रहे, गरीब मुसलमानों अपने अपने दरमियान में लीडर पैदा करो। जब तक लीडर पैदा नहीं करोगे, जब तक संगठित नहीं होगे, जब तक शिक्षित नहीं होगे, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का संदेश मैं पहुंचाता हूं, ये उनके श्लोक रहे हैं। तो अब ये वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी के दरमियान की एक पार्टी को वो इज़्ज़त बख्शते हैं या रानदे दरगाह करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन मैंने अवाम बिहार के 13 करोड़ अवाम की अदालत में अपना मुकदमा दाखिल कर दिया है कि हम तोड़ने वालों में नहीं है, हम जोड़ने वालों में है, हम बांटने वालों में नहीं है, हम समेटने वालों में है, हम फ़िरका परस्तों को आगे बढ़ने देने वालों में नहीं है, बल्कि फ़िरका परस्ती के खिलाफ एक बांध बांधने वालों में है। दुनिया देखेगी। तो ये कहा जा रहा है कि आप 50 से 60 सीटों पर जो है, अरे ये सब लगो बयानी है। मैंने कहा तो मैं तो इतना लचीला आदमी हूँ कि मिलकर तो बात करो फिर तो बात बने। अब बात करने के लिए तैयार न हो तो मगरूर मासूका से एक तरफा इश्क कब तलक। तो अगर इत्तेहाद नहीं होता ऐसे में जो है पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कम से? देखिए मेरा तो 50 से ज़ायद तकरीबन 100 सीटों पर मेरी तैयारी है, लेकिन मैं जानता हूँ अपनी औकात को और मैं जानता हूँ बिहार के मिजाज को। लेकिन ये फ़ैसला हम अंतिम तौर पर आदरणीय जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ईमा पर करेंगे। और अभी हमारे पास कई वो है, अगर हमें अकेले लड़ना पड़ा तो यकीनन 50 सीटों में लड़ना पड़ेगा मुझको उससे जायद। और हमारा गठबंधन बन गया तो हम उसमें कुछ कम सीटों में, पिछले बार भी हम 18-20 सीट पर लड़ रहे थे। और अगर महागठबंधन में जगह मिली तो हम उससे कम पर भी लड़ने के लिए तैयार है ना। अभी इधर आप गए भी थे यहाँ, इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला है कि वोटर लिस्ट के सत्यापन के सिलसिले में जो कागजात मांगे जा रहे हैं, आप लोग ज़िला इंतज़ामिया से भी मुलाकात किए, इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात आप लोगों ने किया, तो क्या कहेंगे इस सवाल पर? मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और इस वक्त देश की जनता देख रही है उनकी तरफ और बिहार की जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा फैसला लिया गया।
आप रूटीन वर्क कर रहे थे, डेहरी ओन सोन में रूटीन वर्क में आप होटल का नाम चढ़ा रहे थे। अचानक ये कौन सी बात आ गई कि आप जून के लास्ट में आते आते नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहे हैं, वो भी 1 महीना के अंदर। एक और 25 दिन के अंदर में। मैं इसे तौलकी फरमान कहता हूँ। आम वोटर तो ये समझ रहे हैं कि साहब मुझे इलेक्शन का अपना जो है इलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम है, मैं अपना ईपिक नंबर वगैरह दे दूं, सीरियल नंबर दे दूं तो इससे मेरा काम चल जाएगा। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये NRC की हाँ, शुरुआत। नहीं, लोग ये अभी आसानी, एक तो ये है कि पहले जब उसने बना मांगा कि अपना 87 से पहले जो लोग जन्म हुए हो, 2003 से पहले, उससे सिर्फ अपना जन्म पत्र दे दो, है ना। 87 के बाद जो लोग पैदा हुए हो तो वो लोग अपना जन्म पत्र दे दो, माता पिता में से किसी एक का दे दो। 2004 के दिसंबर से के बाद जो लोग पैदा हुए हो अपना भी जन्म प्रमाण पत्र दो और अपने माता पिता दोनों का दो। एक सवाल मेरे तरफ से खड़ा होता है कि आपने 2002 में भी आपने इंटेंसिव रिवीजन किया था, तो 2003 में जब लोगों का नाम आया तो वो तो सत्य थे ना, तो उनको किसी किस्म का कागज़ क्यों मांगते हैं? आज जब वो वैध वोटर थे आपके तो उनके बच्चे भी तो वैध होंगे ना, फिर उनके बच्चे से क्यों मांग रहे हैं? ये तो एनफ हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन खुद अपने मामले में समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है, 2005 की मैं मिसाल देता हूँ, बिहार में सिर्फ 11% या 16% लोगों का हुआ था। उस वक्त नेशनल रेट लगभग 62% का था। तो बिहार में तो जन्म मरण का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इतना पुअर है। 14% लोग ही सिर्फ हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हैं, मैट्रिकुलेशन से लेकर BA तक, यही इनके पास सर्टिफिकेट हैं। और बाकी 2% लोगों के पास सिर्फ पासपोर्ट है। बाकी 50% लोगों के पास कोई कागज़ नहीं है। सीमांचल बल्कि आधा बिहार, उत्तर बिहार साल के 6 महीने में बाढ़ से पीड़ित रहता है। लाखों लोग बेघर होते हैं, आप गए हुए हैं, गवाह हैं आप उसके। जिनके घर के सामान बह गए उसने कागज़ कहाँ समेट के रखा होगा? जिनके घर जल गए हैं उनको कागज़ कहाँ से मिला होगा? और लाखों मजदूर, और बिहार की 70% जो मजदूर आबादी है वो इस वक्त पंजाब और हरियाणा के खेतों में है, दिल्ली में पत्थर तोड़ने वालों में है, बम्बे में गगन चूमने वाली मकानों की तामीर में, वो कैसे आएगा? और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमने रिलैक्सेशन दे दिया है, वोटर लिस्ट का सिर्फ चिपका दो और ले लेंगे, लेकिन आप अगस्त में फिर स्क्रूटनी करने लगेंगे। अभी तो वो समझ रहे हैं कि साहब मेरा मामला हल हो गया, लेकिन वो चले जाएंगे और उसके बाद अगस्त में जब नोटिस आएगी तो पत्नी कहेगी कि अरे कहाँ चले गए हो, लौट के आओ वरना फिर बांग्लादेशी हम बनाए जाएंगे। सर्टिफिकेट कहाँ है? भाई आप सर्टिफिकेट तैयार करने का मौका दो। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि NRC बिहार में लागू नहीं होने देंगे अभी, अब और वोटर लिस्ट पर जो है वो चुप है एकदम। अब मुख्यमंत्री जी वोटर लिस्ट पर खामोश नहीं है, वो अपने आदर्शों का भी पतन कर दिया उसने, अपने आदर्शों को दफना दिया उसने कहा था कि मैं कम्युनलिज्म को, मैं क्राइम को, करप्शन को बढ़ने नहीं दूंगा, और आज 100-200% नहीं है 300% करप्शन बढ़ा है। ये 3 दिन के अंदर में आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों का मर्डर हुआ है पटना के हृदय में, है ना, गांधी मैदान में, जहाँ पर SP की कोठी भी है, DM की कोठी भी है, सबसे पॉश एरिया है, और वहाँ रात को एक बड़े कारोबारी को गोली चला दी जाती है। फिर भी सुशासन उसको कहे जाते हैं। नहीं, आप काले कौवे को भी अगर घोड़ा लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ भीख मांगने वाले का नाम अगर धनीलाल हो जाए तो थोड़े वो अमीर हो जाएगा। मामला यही है इनका, सारे काले करतूत हैं इनके। अब मिस्टर क्लीन बने हुए हैं ये। मामला ये है कि इनके यहाँ जो अभी जो एस्टीमेट का घोटाला हो रहा है, जो काम 1 करोड़ में होना चाहिए वो 7 करोड़ में हो रहा है। और ये इनके जितने लीडर हैं तो नीतीश अरे जहाँ बिल्कुल वो कहते क्यों नहीं थे, अपने मन मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं ये, है ना। अब सैया भयो कोतवाल अब डर का है का इनके सारे अफसरों को। और सबसे बड़ी एक बात जो बिहार के जनता को समझनी चाहिए कि बापू ने बलिदान दिया, लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया। क्यों? लोकतंत्र होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा, नौकरशाह नीचे होंगे और लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि ऊपर होगा। लेकिन लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया नीतीश कुमार जी ने, और इतना जमहूरियत को इतना इन्होंने नापाक कर दिया कि आज MLA इनका दरोगा से बात करने में घबराता है, इनका मंत्री नहीं मिल पाता है मुख्यमंत्री से, उनका सेक्रेटरी मिल जाता है। अफसरशाही का जो नंगा नाच यहाँ पर हो रहा है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं, इनको नाम लेते हुए उन लोगों को शर्म होनी चाहिए कि उन लोगों ने देश के खातिर, बिहार के खातिर और अफसरशाही के खिलाफ लड़कर अपनी बलि दे दी, और ये लोग हैं कि अफसरशाही को स्थापित कर रहे हैं। आप जहाँ तक कम्युनल हैं, मैं समझता हूँ कि इन 5 सालों के दरमियान में मुस्लिम माइनॉरिटी और दलितों के साथ कम से कम 4 दर्जन से ज़्यादा कम्युनल वो हुए हैं, है ना।
अरे कहीं गुलनाज को मारा गया, कहीं सनोवर को मारा गया, जाकिर कुरैशी को अभी हाल में मारा गया है, मुख्यमंत्री के गांव में मदरसा अजीज़िया को जलाया गया। ये सारी दास्तान है। मुख्यमंत्री के गांव नालंदा में कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं। आज 5 शेड्यूल कास्ट के लोगों को जलाकर मार दिया गया पूर्णिया में। तो ये कहाँ है इनका सुशासन, कहाँ दिखता है इनका सुशासन? और फिर दूसरी बात ये है कि ये कॉमनल कैसे नहीं है। देश के अंदर में सबसे बड़ा कॉमनल एजेंडा अगर है मोदी का तो वो तलाक बिल है। NRC में मुसलमानों को नज़रअंदाज करके कानून बनाया गया है और मुसलमानों के धार्मिक आस्था और धार्मिक अधिकार पर हनन करने वाला जो कानून बना है वक्फ एक्ट 2025, इस पर नीतीश कुमार ने जब वोट डाल दिया तो बाबरी मस्जिद तो एक बार टूटी है, इस कानून से हज़ारों मस्जिद टूटेगी हमारी। हज़ारों मस्जिद को टूटने वाले को जो हथौड़ा देने वाला हो सकता है वो कैसे हो सकता है कि वो मिस्टर क्लीन हो सकता है और कम्युनिज्म का सभी में साथ दिया है। सारे काम में इन लोगों ने साथ दिया है। इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा, मैं कहता हूँ अक्सर इनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शर्म आती है लोगों को जरा सा ऐसे लोगों का समर्थन करते हुए? मुट्ठी भर लोगों का, अडानी का अंबानी का विकास हुआ है, बाकी गरीबों के चूल्हे बुझ गए हैं, छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बिहार का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, रोज़गार के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है, बीमार हो तो दवा के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ा है। बताइए ईमानदारी से कौन मंत्री का बेटा पढ़ रहा है बिहार में? बताए हेल्थ मिनिस्टर, वो बीमार पड़ेगा, उसकी माँ बीमार पड़ेगी तो क्या PMCH में रखेगा, IGMS में रखेगा? पिछले दिनों में चीफ सेक्रेटरी बीमार हुए आमिर साहब तो जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे। नीतीश कुमार जी खुद बीमार पड़े तो मैदान में जाकर के रहे। क्या है इन लोगों का तमाशा? बिहार को इन लोगों ने चौपट करके रख दिया, रासा तल पे इन लोगों ने पहुंचा दिया है। यही वजह है कि बिहार को इन लुटेरों से बचाने के लिए भी मैंने प्रस्ताव दिया है, आओ मिलकर बिहार का नवनिर्माण करो। बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ पर फैला रही हैं उनके पर को कतरो, वरना बिहार का अभी क्या नुकसान हुआ है, आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सहाफ़त मीडिया से बात करने का। तो ये थे MIM के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, जिनका कहना है आखिरी दम तक जो है ये कोशिश रहेगी कि महागठबंधन के साथ जो है कहीं ना कहीं MIM का इत्तेहाद हो जाए ताकि वोटों का बिखराव ना हो और बिहार में एक नई सुबह का आगाज़ हो।